दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल स्टडीज़ और फिलोसफी की डिटेल्ड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कैंपस। मेरा नाम है रवि चौधरी। ये जो वीडियो है इसमें हम एग्जिस्टेंशलिज्म या अस्तित्ववाद की जो फिलोसफी है उसको पढ़ेंगे। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझिए। एग्जिस्टेंशलिज्म में हमको 3 फिलोसोफर्स पढ़ने हैं, कीरकेगार्ड, हेडेगर और सार्त्र। इन तीनों फिलोसोफर्स की आप ये मान के चलिए कि ये उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की एक वीडियो है। जैसे मैंने फिलोसफी पे बेसिक्स की वीडियो बना रखी है, आप में से ज़्यादातर लोगों ने देख रखी होंगी जो चैनल से जुड़े हुए हैं। जिन्होंने नहीं देख रखी हूँ उन्हें देख लें, बहुत ज़्यादा काम की वीडियोज़ हैं। तो इसी तरह से ये देखा जाए तो इन तीनों फिलोसोफर्स की क्या है, बेसिक्स की वीडियो है। अब ये आप देख लोगे तो इनको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई, ये नहीं देखोगे तो पूरी दिक्कत होगी। समझ गए ना। तो इसीलिए मैं पहले तो ये कहूँगा कि इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना, पूरा ज़रूर देखना इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक, क्योंकि जब एक कॉन्सेप्ट के तौर पे पूरा जब ही समझ में आएगा जब आप इसे शुरू से लेकर एंड तक देखोगे। दूसरी चीज़, अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जिससे कि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करो और शेयर भी किया करो अपने ग्रुप वगैरह में या दोस्तों के साथ में। तो बात करते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। इन अ वे ऑल फिलोसोफर्स आर एग्जिस्टेंशलिस्ट। ये वाली बात कही जाती है कि सारे फिलोसोफर क्या हैं, एग्जिस्टेंशलिस्ट हैं। इसको समझेंगे ऐसा क्यों बोला जाता है, इसका मीनिंग क्या है एग्जिस्टेंशलिज्म का, ये भी देखेंगे। कीरकेगार्ड ने कुछ एक बात कही है, उसको देखेंगे वो कैसे इसके मीनिंग को समझाने में ज़रूरी है। इसको बोलते हैं कि ये जो फिलोसफी है एक रिएक्शन है अगेंस्ट नेचुरलिज्म या आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग अगेंस्ट एक रिएक्शन है। उसको देखेंगे कैसी रिएक्शन है। इन्होंने फ्रीडम और चॉइस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है अपनी फिलोसफी पर, ये भी हमें देखना है। उसके बाद इनको देखना है हमें क्रिटिक हैं ये किसके, डेकार्ट के, शंकर, ह्यूम वगैरह के बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। वो कैसे हैं ये देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि यार सारे के सारे फिलोसोफर्स को एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलोसोफर क्यों बोला जाता है। तो देखिए, अभी तक जितनी भी हमने फिलोसोफर्स पढ़े या मैंने पढ़ा है या आपने कहीं और से पढ़े होंगे, तो उसमें आप ये देखो कि हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, बीइंग एंड बिकमिंग। इन्हीं 2 चीज़ों के बारे में तो डिस्कस कर रहे हैं। बीइंग मतलब एक तरह से कह सकते हैं मेटाफिजिक्स, ठीक है, कि यार अल्टीमेट रियलिटी आखिर कैसी है, कैसा उसका नेचर है। बीइंग वो चीज़ जो कि कैसी है, जो परमानेंट है, चेंज नहीं होती। इसी चीज़ के बारे में तो पढ़ रहे हैं। सब क्या है जो कभी चेंज नहीं होता, दैट इज परमानेंट और दैट इज अल्टीमेटली पियर। कहीं ना कहीं हम सभी फिलोसोफर्स में इसके बारे में पढ़ रहे थे। और दूसरा बिकमिंग के बारे में भी पढ़ा है। बिकमिंग का मीन्स आप यहाँ पे समझ लो आप चेंज, चेंज के बारे में पढ़ते हैं। सब कहते हैं यार दैट एवरीथिंग इज चेंजिंग, सब कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, सब कुछ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एंड चेंज इज द ओनली थिंग दैट इज परमानेंट। चेंज ही ऐसे है जो कि परमानेंट है, मतलब चेंज होना ही होना है। यही चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ अपनी पुराने जो फिलोसफर जो आपने पढ़े हैं उसमें। तो अब बात एग्जिस्टेंशलिज्म को यहाँ पर कैसे जोड़ा जाता है ये समझिए। एग्जिस्टेंशलिज्म का मीनिंग अगर हम ट्रेडिशनल सेंस में देखते हैं तो उसका मीनिंग भी कहीं ना कहीं मेटाफिजिक्स से ही रिलेटेड है। मेटाफिजिक्स या ओंटोलॉजी की बात की जाती है एग्जिस्टेंशलिज्म में, अगर हम ट्रेडिशनल वे में देखते हैं तो इस हिसाब से तो सारे के सारे फिलोसोफर्स लगभग कैसे हो गए, एग्जिस्टेंशलिस्ट हो गए, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन बात यहाँ ये समझनी है कि फिर ये ही तीनों क्यों हैं, एग्जिस्टेंशलिज्म क्यों बोले जाते हैं, एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलोसोफर कीरकेगार्ड, हेडेगर और सार्त्र, यही तीनों क्यों आखिर। और कुछ तो अलग होगा जिससे इनको मॉडर्न एग्जिस्टेंशलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस थोड़ा सा समझना है। डिफरेंस समझने के लिए इन्होंने कुछ 1-2 सवाल किए हैं। आप उन सवालों को समझिए, मैं बताता हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं जो इन्होंने उठाए हैं इनकी फिलोसफी पर, उससे इसको समझने में आसानी होगी। ये कहते हैं कि यार एक बात बताओ, आप बात कर रहे हो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड की, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ की, ठीक है। एक कोई कहता है कि यार ब्रह्म है, कोई कहता है ईश्वर है, इनकी आप बात कर रहे हो।
और अल्टीमेटली रियल ये है, कोई कहता है सब्सटेंस है ना, कोई कहता है मोनेड्स हैं। आप ऐसी चीज़ों की बात कर रहे हो, एक थ्योरी दिए चले जा रहे हो। क्या ये सारी चीज़ें जो ह्यूमन बीइंग है उसकी डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं? क्या मानव की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसे जो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, कोई डिप्रेशन का शिकार है, कोई निराशा भरी ज़िंदगी जी रहा है ना, कोई बोर हो रहा है, सुख है, अगर कहीं हैप्पीनेस है तो फिर दोबारा से सैडनेस आ जा रही है, क्या ये तरह तरह की परेशानियों को या किसी भी तरह से अगर ह्यूमन बीइंग परेशान है अपनी डे टू डे जीवन में, उसे जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये कहते हैं कि क्या ये आपके ऐसे कॉन्सेप्ट जैसे ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, ये सब कुछ जैसे एसेंस के पीछे ही पड़ गए कि यार एसेंस क्या है, एसेंस क्या है। तो ये जो एसेंस है और ये सब कुछ क्या ह्यूमन की डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं? ये सवाल कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं ये वाले क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये कहते हैं कि यार उस पर तो आपका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। हालांकि ये जो एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलोसोफर हैं ये खुद भी ये क्लेम नहीं करते कि हम ह्यूमंस की सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देंगे, ऐसा कोई क्लेम नहीं करते ये भी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहते हैं दैट वी विल टीच हाउ टू डील विद देम। जो ह्यूमन की डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ कैसे डील किया जाए, कैसे उनसे निपटा जाए, कैसे लड़ा जाए उनसे, और कैसे उनसे जब उनसे कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे तो उभर के भी आएंगे। ये चीज़ ये समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से आपको इनकी फिलोसफी में थोड़ा डिफरेंस नज़र आया होगा कि इनकी अप्रोच में कितना डिफरेंस है। तो फाइनली आप ये कह सकते हो कि ये जो एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलोसोफर है ये इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। ये किस में इंटरेस्टेड है? बिकमिंग में। दे सेज दैट दे आर मोर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग रेदर देन बीइंग। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर रेदर देन यूनिवर्सल। जो यूनिवर्सल है, क्या हम हर चीज़ में यूनिवर्सल वाली बात कर रहे थे, उससे ज़्यादा ये ज़्यादा इंटरेस्टेड है पर्टिकुलर्स में। अभी समझेंगे कि ये ह्यूमन सेंट्रिक फिलोसफी है। ह्यूमन की जितनी सारी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं के अराउंड ये फिलोसफी रिवॉल्व करती रहेगी। उन्हीं के प्रॉब्लम्स को लेके कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये बताएंगे। और तो यहाँ पर ये एसेंस की बात ज़्यादा नहीं करेंगे। ये एसेंस से हालांकि पर्टिकुलर या यूनिवर्सल या बीइंग, इन सब चीज़ों को अपनी अपनी जगह ये मान रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा इनकी फिलोसफी का फोकस कहाँ पर है? बिकमिंग पर है, बिकमिंग पर, पर्टिकुलर पर है। एसेंस की जगह कहाँ पर है? एग्जिस्टेंस पर है, ठीक है। ये डिफरेंस है इनमें। तो मैं आशा करता हूँ डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि यार इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मॉडर्न एग्जिस्टेंशलिस्ट में और जो पुराने वाले हैं ट्रेडिशनल उनमें। अभी आगे बात करते हैं कि इसका एक वर्ड का मीनिंग इन्होंने थोड़ा सा टेक्निकल कभी कभी एग्जाम में लिख देते हैं, तो समझिए। जो एग्जिस्टेंशलिस्ट हैं ये कहते हैं कि यार जो वर्ड है एग्जिस्ट का अगर मीनिंग समझाते हैं ये, क्या एग्जिस्टेंस का मीनिंग क्या है, तो एग्जिस्ट के लिए ये वाला वर्ड यूज करते हैं। कौन सा? एक्स और एक्सिस्ट। ये कहते हैं कि ये मीनिंग बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट है, और यह इसके मीनिंग को एक्सप्लेन भी अच्छे से करता है। एक्सिस्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? आविर्भाव, ठीक है। आविर्भाव, उद्भव या उठ खड़े होना, उठ के खड़े हो जाना, उठ खड़े होना, ठीक है। ये भी इसी का मीनिंग है, हिंदी मीनिंग। इंग्लिश की बात करें तो इसका मीनिंग आप रख लीजिए इवॉल्व होना, ठीक है, इवॉल्व होना। ये इस वर्ड के एक्सिस्ट जो वर्ड है इसके कुछ मीनिंग इन्होंने बताए। अब इन मीनिंग से ये क्या कहते हैं कि इन मीनिंग को और करने के बाद क्या एक चीज़ निकल कर आती है कि जो एक्सिस्ट जो वर्ड है उसका मीनिंग जिस किसी भी चीज़ से है वो कैसी है? डायनेमिक है। डायनेमिक है कि नहीं? डायनेमिक या हिंदी में गतिशील,
या कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं गतिशीलता को बताते हैं। तो एग्जिस्टेंस वर्ड को जब हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो वो किसी न किसी कैसी चीज़ से रिलेटेड होगा जो कि डायनेमिक होगी। ठीक है, ये अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना। एग्जिस्टेंस जो वर्ड है उनको इन्होंने एक टेक्निकल वे में इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा एक पर्टिकुलर मीनिंग उसका दर्शा दिया है। इनके अकॉर्डिंग एग्जिस्टेंस क्या है? एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग टू देम इज एनीथिंग दैट इज इवॉल्विंग, ओके, दैट इज इवॉल्विंग, चेंजिंग और दैट इज रिलेटेड विद डायनामिक स्टेट ऑफ अफेयर्स से। अब ऐसी क्या चीज़ है जो इवॉल्व हो रही है ना, इवॉल्व क्या हो रही है, या डायनामिक स्टेट ऑफ अफेयर्स की जो इन्होंने बात करी, इसमें तो आप कई सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगा लोगे, लेकिन ये जो है एग्जिस्टेंशलिस्ट ये सिर्फ एक चीज़ का एग्जिस्टेंस मानते हैं। जो एग्जिस्टेंस वर्ड मैंने कहा ना कि टेक्निकल वे में इन्होंने इस्तेमाल किया है, तो उसका टेक्निकल होने का सेंस ये है कि ये सिर्फ एक चीज़ है जिसको एग्जिस्टेंस जिसका मानते हैं, और वो क्या है? ह्यूमन। ह्यूमन का एग्जिस्टेंस ये मानते हैं कि केवल ह्यूमन ही का एग्जिस्टेंस है, अदरवाइज एग्जिस्टेंस नहीं है। ह्यूमन में भी, अच्छा ह्यूमन का क्यों मानते हैं? ह्यूमन का ये कहते हैं कि ये अपनी कॉन्शियसनेस या जो चेतना है उसका यूज़ करते हुए क्या हो रहा है? इवॉल्व हो रहा है, इसलिए इसको इन्होंने इसका एग्जिस्टेंस माना है। एक और थोड़ा सा समझिए कि एग्जिस्टेंस केवल और केवल ह्यूमन का माना है। इस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो सिर्फ इतना याद रखना, इसमें आप पूछो कि सर ये तो और भी चीज़ें हैं जो भी डायनेमिक हैं, क्या वो एग्जिस्टेंस नहीं कर रही? क्या ये जो अनकॉन्शियस जो या जो मैटर है क्या ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? तो सीधे सीधे याद रखिए, इन्होंने इसको टेक्निकल वे में यूज़ किया है और सिर्फ ह्यूमन से इन्होंने इसका मतलब निकाला है एग्जिस्टेंस का। तो हम सीधे ह्यूमन याद रखते हैं, क्यों टेक्निकलिटीज़ क्रिएट करें, और आगे इसको समझोगे और अच्छा समझ में आ जाएगा। लेकिन ह्यूमन तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ह्यूमन में क्या सारे ह्यूमन एग्जिस्ट कर रहे हैं इनके अकॉर्डिंग? क्या उनका एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व उनका वाकई में है? तो ये कहते हैं ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कुछ ह्यूमंस ऐसे हों जिनका एग्जिस्टेंस ये नहीं मानेंगे, या ये कहेंगे कि जिनका जो एग्जिस्टेंस है वो रियल सेंस में नहीं है। वो क्या होगा? देखो आप एक इतना समझिए फिलहाल कि फ्रीडम और चॉइस, ये दोनों जो वर्ड हैं इनको इनकी फिलॉसफी में, पूरी फिलॉसफी में, इन तीनों के में भी देखना, इनको सबसे ज़्यादा इन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है। किसको? फ्रीडम और चॉइस को। अब ये क्या कहते हैं कि कोई ह्यूमन बीइंग है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लो मैं फ्रीडम और चॉइस से अपने डिसीजंस ले रहा हूँ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी सारी ले रहा हूँ, और सही तरह से जो एक ऑथेंटिक लाइफ जो है वो मैं जी रहा हूँ। इनकी भाषा में आगे हम आगे समझेंगे, उस लाइफ को ये ऑथेंटिक लाइफ बोलते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है? मेरा एग्जिस्टेंस या अस्तित्व है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में, भविष्य में मैं क्या करूं कि ये जो फ्रीडम और चॉइस जो मैं ले रहा था, जो मेरी चॉइसेस थी, मैंने कुछ चॉइस करी, ठीक है, अपनी फ्रीडम की वजह से, तो उस चॉइस की वजह से मुझ पे उस डिसीजन की अकाउंटेबिलिटी आएगी कि नहीं? बिल्कुल जिम्मेदारी आएगी। और उस जिम्मेदारी को मैं नहीं झेल पा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ से भाग रहा हूँ जिम्मेदारी से। तो ये उस स्थिति को क्या बोलते हैं, आगे समझाऊंगा डिटेल में। उस स्थिति को ये बोलते हैं बैड फेथ, बैड फेथ बोलते हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल को वो कहते हैं कि इसका रियल सेंस में एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, रियल सेंस में इसका जो एग्जिस्टेंस है वो नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ही इज नॉट मेकिंग हिज डिसीजंस फ्रीली, अपने पूरी तरह से फ्रीडम के साथ अपने डिसीजंस को नहीं ले रहे हैं, और ले रहे हैं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये बात वही आ गई कि यार एग्जिस्टेंस इनके अकॉर्डिंग केवल ह्यूमन का होगा, और ह्यूमन में भी हर ह्यूमन का हो ये ज़रूरी नहीं है। ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो
तो पहले 1-2 बार वीडियो को रिपीट करके थोड़ा सा सुने, फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स करें, इसको मैं दोबारा आपको अच्छे से समझाऊंगा। आगे देखते हैं। देखो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपने एग्जिस्टेंस का मीनिंग या कोई किसी चीज़ में भी दिक्कत आ रही है तो ऐसे ही आती रहेगी। ये तीनों फिलोसोफर को जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे यही चीज़ें रिवॉल्व होनी है आके कहीं ना कहीं से, और इन्होंने और अच्छी बातें कहीं उन्हें सीखोगे तो इनका मीनिंग और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। किरकेगार्ड की एक बात समझ लो, हालांकि इनके में डिटेल में देखेंगे। किरकेगार्ड को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है मॉडर्न, उसका फादर इन्हीं को बोला जाता है, सोरेन किरकेगार्ड को। इन्होंने ट्रू क्रिश्चियन नाम का वर्ड यूज़ किया था। तो ये कहते हैं कि जो क्रिश्चियन हैं इनके अकॉर्डिंग, वो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति है जिसको क्रिश्चियनिटी के प्रिंसिपल्स, रूल्स और या क्रिश्चियनिटी की नॉलेज बहुत ज़्यादा हो तो वो ट्रू क्रिश्चियन है इनके अकॉर्डिंग। इनके अकॉर्डिंग ट्रू क्रिश्चियन जो है उसको पहली बात तो एक वर्ड नाम दिया गया, ऑथेंटिक बीइंग। जो ट्रू क्रिश्चियन या ऑथेंटिक बीइंग जो है किरकेगार्ड के अकॉर्डिंग वो है जो किससे डिसीजन लेता है, फ्रीडम और चॉइस। इन चीज़ों को मानता है, इन चीज़ों को नहीं छोड़ता, इन्हीं चीज़ों को प्राइम इम्पोर्टेंस देता है, उसको इन्होंने बोला है ऑथेंटिक बीइंग। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आगे देखेंगे, इसकी टेंशन मत लेना। मैं सिर्फ ये बताने के लिए यहाँ पर ये डाला है कि जो एग्जिस्टेंशियलिज्म में फ्रीडम और चॉइस को कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी गई है, ये सोच लो आप। किरकेगार्ड ने ट्रू क्रिश्चियन या एक ऑथेंटिक बीइंग जो बताया है वो इसी को बताया है, ठीक है। तो एक जो सबसे बड़ी खासियत इसमें क्या हो गई, हालांकि अब इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एम्फेसाइज किया है इन्होंने किस पे, फ्रीडम और चॉइस पे। फ्रीडम और चॉइस को ये इन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। डिटेल में हम इसको देखेंगे आगे। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म। तो इन्होंने डेकार्ट की क्रिटिसिज्म की है। डेकार्ट की ये देखो, ये इसमें देखेंगे अगली इस पे जो एक और वीडियो बनाऊंगा मैं भी इसी पे एग्जिस्टेंशियलिज्म पे, उसके बाद ये अगले आएंगे, एक और वीडियो भी इस पे आएगी, कल ही मिल जाएगी आपको। ये एसेंस को नहीं मानते, उसमें मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगा। जो अगली वीडियो है उसमें एग्जिस्टेंशियलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगा, उन्हें जरूर देखना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो कैरेक्टरिस्टिक्स। आप पढ़ोगे तभी आप इनके जो मीनिंग है वो और ज़्यादा क्लियर होंगे। ये एसेंस को नहीं मानते हैं कि जैसे डेकार्ट मानते थे ना, ऐसे इस तरह से ये एसेंस को नहीं मानते। अब डेकार्ट की वो तो आपको पता ही होगा, डिक्टम से आई थिंक देयरफॉर आई एम, ठीक है। आई थिंक देयरफॉर आई एम या फिर आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट। ये किसने बोला था, डेकार्ट ने। जिन्होंने डेकार्ट को पढ़ा होगा समझ में आ गया होगा कि क्या मतलब है इसका, क्यों उन्होंने ऐसा बोला। लेकिन ये जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट हैं ये इसका उल्टा कर देंगे कि यार तुमने कहा कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं एग्जिस्ट करता हूँ, लेकिन हम ऐसा नहीं मानेंगे। हम क्या मानेंगे, हम क्या कहेंगे कि आई एग्जिस्ट देयरफॉर आई थिंक। समझ रहे हो? तो ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में उसके उल्टे जा रहे हैं कि आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट। ये क्या कहेंगे, आई एग्जिस्ट देयरफॉर आई थिंक, कि पहले मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ ना, जब भी तो सोचूंगा। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस की वो बात ही नहीं आई जो डेकार्ट सोच रहे थे कि यार मैं सोचता हूँ, और सोचना जो थिंकिंग जो है एक प्रोसेस है, और जो कि किसी थिंकर के बिना या किसी सोचने वाले व्यक्ति के या एंटिटी के बिना नहीं हो सकती। इसीलिए इन्होंने माना कि आई एग्जिस्ट, मैं एग्जिस्ट करता हूँ। लेकिन ये क्या कहेंगे, आई पहले मैं एग्जिस्ट करूँगा तभी तो सोचूंगा। इसको याद रखना। ये इन्होंने क्रिटिसिज्म की है डेकार्ट की। शंकर और ह्यूम की जो क्रिटिसिज्म है वो इनकी क्या है, ये कहते हैं कि यार जो आप जैसे लोग हो ना, जो मतलब ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज में लोगों को घुमा रहे हो, आप क्या कर रहे हो कि फिलोसोफर्स का या लोगों का जो लोगों की आम जिंदगी में जो भी परेशानियां आ रही हैं, आप उनसे डाइवर्ट कर रहे हो उनको, ठीक है।
जो कि आपको नहीं करना चाहिए। जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उनसे डाइवर्ट करके आप दूसरे वर्ल्ड में, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में ले जा रहे हो। वहाँ नहीं ले जाओगे तो कम से कम फोकस यहाँ पर आएगा, और यहाँ फोकस आएगा तो उससे फ़ायदा किसको होगा? ह्यूमन बीइंग को होगा। कहीं ना कहीं उनकी जो परेशानियाँ हैं उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों एक चीज़ और मैं ज़रूर कहूँगा आपसे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप उनको ज्वाइन कर लेना दोनों को। कहीं ना कहीं उससे आपको फ़ायदा आगे होता रहेगा। ये आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसमें कोई भी दिक्कत है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इससे अगली जो वीडियो आपको कल ही मिल जाएगी, उसको भी इसी तरह से देखना, ठीक है। कुछ 2-4 कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, उसके बाद में उसकी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा एग्जिस्टेंशियलिज्म की। तो एक पूरा आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बन के तैयार हो जाएगा कि एग्जिस्टेंशियलिज्म है क्या। फिर इनको हम एक एक दिन में देख लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।